हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम महिमा पटेल। तो आज हम करेंगे टू सर विथ लव, जो कि हमारा 4.2 चैप्टर है, मतलब कि प्यार से सर बुलाना। तो ये जो है ये एस्टर्स एडवर्ड रिकार्डो ब्रेथवेट ने लिखा गया है, उनके द्वारा लिखाया गया है। और ये जो है ये ऑटोबायोग्राफी है, मतलब कि ये एडवर्ड है, ये खुद के बारे में खुद का इंसिडेंट बता रहे हैं। तो इन्हें रिकी ब्रेथवेट के नाम से जाना जाता है। और ये जो है इनका रंग जो है वो काला है, वो उनका स्किन कलर ब्लैक है, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। वो ऐसे पेशे से तो वो एक इंजीनियर है, लेकिन उनके काले रंग के कारण उन्हें जॉब नहीं मिलती थी, इसलिए उन्हें एक टीचर का जॉब लेना पड़ा। वो कहाँ टीचर थे? ग्रीनस्लेट स्कूल में वो टीचर का काम करते थे, जो कि लंदन के ईस्ट एंड में है। तो उन्हें ग्रीनस्लेट स्कूल में पढ़ाना पड़ा, क्योंकि उन्हें ना कुछ जॉब ही नहीं मिलती थी उनके काले रंग के कारण। तो वो जो स्कूल में पढ़ाते थे, वहाँ के स्टूडेंट्स कैसे थे? बहुत ज़्यादा मस्तीखोर थे। वहाँ के स्टूडेंट्स दूसरे स्कूल से निकाल दिए गए थे, इसलिए वो ग्रीनस्लेट स्कूल में पढ़ने आ रहे थे। मतलब कि ऐसे स्टूडेंट्स जो दूसरे स्कूल से निकाल दिए गए हो और फिर दूसरे ये ग्रीनस्लेट स्कूल में पढ़ रहे हो, तो वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं। तो आप ही सोचिए कि अगर ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो दूसरे स्कूल से निकाल दिया गया होगा, तो कैसा स्टूडेंट होगा? उसमें मतलब वो अच्छे से बर्ताव नहीं करता होगा, मिस्चीवियस होगा, बहुत ही ज़्यादा मस्तीखोर होगा, इसलिए तो उसे निकाल दिया गया था। तो वैसे ही स्टूडेंट्स को ये पढ़ाते थे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो स्टार्टिंग में जब वो पढ़ाने जाते थे, तो फिर ये स्टूडेंट्स जो है उनका बहुत ज़्यादा मजाक बनाते थे। उन्हें ये जो नरेटर है रिकी ब्रेथवेट, उन्हें एक आउटसाइडर मानते थे, उन्हें वहाँ का नहीं मानते थे, ब्रिटिश का नहीं मानते थे। वो मानते थे कि वो कहीं और से आए हैं उनके रंग के कारण। तो स्टूडेंट्स उनका मजाक बनाते थे, उन पर हंसते थे। तो जब भी ये जो रिकी ब्रेथवेट पढ़ाने के लिए जाते थे, तो स्टूडेंट क्या करते थे? बेंच बजाने लगते थे, तो कोई बैड लैंग्वेज यूज़ करते थे। लड़के ही नहीं, यहाँ तक कि लड़की भी वैसी थी, लड़कियों का बर्ताव भी वैसा ही था इनके स्कूल में। तो फिर ब्रेथवेट को बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता था। लेकिन फिर उन्होंने ऐसे मिस्चीवियस बच्चों को कैसे सुधारा, उनकी लाइफ में चेंज कैसे लाया, तो ये हमें यहाँ पे देखने मिलेगा। तो वो जो बच्चे थे इतना मजाक बनाते थे उनका, और फिर उनको प्यार से सर कैसे बुलाने लगे, तो वो सब हम देखेंगे कि इन्होंने दिल में जगह कैसे बनाई इन बच्चों के। तो फिर ये हम स्टार्टिंग से देखते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है रिकी ब्रेथवेट जो कि नरेटर है, उन्होंने अपना काम चालू किया। वो ऑयल डिपार्टमेंट में पहले काम करते थे। सबसे पहले वो कहाँ पे काम करते थे? ऑयल डिपार्टमेंट में वो काम करते थे, जो कि था अरूबा में, नीदरलैंड। वो अरूबा जो है वो एक आइलैंड है, नीदरलैंड में है। तो वहाँ पे वो क्या काम करते थे? ऑयल डिपार्टमेंट में वो काम करते थे। फिर किस कारण से उन्हें वो काम छोड़ना पड़ा, फिर वो दूसरे काम में आए। उन्होंने रॉयल एयरफोर्स ज्वाइन किया, राफ ज्वाइन किया। रॉयल एयरफोर्स ज्वाइन किया क्यों? क्योंकि वो जो था वो वर्ल्ड वॉर का पीरियड था। जब रिकी ब्रेथवेट थे तो वो वर्ल्ड वॉर का पीरियड था, तो बहुत सारे सैनिकों की, लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। तो उन्होंने रॉयल एयरफोर्स ज्वाइन किया। उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला करता था, तो वो जब ये काम करते थे तो सब उनका रिस्पेक्ट करते थे। तो फिर तब उतना कुछ तकलीफ नहीं था। फिर 1945 तक ये वर्ल्ड वॉर चला, तो लोगों की ज़रूरत थी, लोगों को काम पे रखा जाता था। लेकिन 1945 को जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, तो फिर इतने लोगों की ज़रूरत भी नहीं थी। ऑब्वियसली अगर वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा तो फिर इतने लोग की ज़रूरत नहीं होगी ना। पहले ज़्यादा लोग की ज़रूरत थी, अभी ज़्यादा लोग की ज़रूरत नहीं होगी। तो क्या किया? आधे लोग को निकाल दिया गया जॉब से। तो जो आधे लोग को निकाल दिया गया जॉब से, उनमें रिकी ब्रेथवेट का भी नाम था। ये नरेटर जो थे रिकी ब्रेथवेट को भी निकाल दिया गया जॉब से। तो फिर वो क्या हुआ कि फिर वो जॉब सर्च करने लगे। उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल सहना पड़ा, उन्हें जॉब मिल रही नहीं थी। फिर उन्हें स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला, ग्रीनस्लेट स्कूल में, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि वो ग्रीनस्लेट स्कूल में पढ़ाने लगे। फिर लंदन के ईस्ट एंड में
जहाँ के बच्चे कैसे थे, बहुत ज़्यादा नटोरियस थे, बहुत ज़्यादा शरारती थे, ऐसे बच्चे थे जिन्हें दूसरे स्कूल वालों ने निकाल दिया था। तो ऐसे बच्चों को ये पढ़ाने लगे, ऐसे स्कूल में पढ़ाने लगे रिकी ब्रेथवेट। तो स्टार्टिंग में ये बच्चे लोग ने उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया, बेंच बजाते थे, उन पे बैड लैंग्वेज यूज़ करते थे। लड़कियां भी वैसी थी वहाँ की, लड़के तो वैसे ही थे लेकिन लड़कियां भी वैसी थी, उनका मजाक बनाती थी। तो रिकी ब्रेथवेट को एक बार बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। ऑब्वियसली अगर हमारे ऊपर, अगर हमारे कंट्रोल के ऊपर कुछ चला जाता है तो हमें भी गुस्सा आता है। तो फिर रिकी ब्रेथवेट को भी बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने एक लड़की को डांट लगा दी। वो करना नहीं चाहते थे, ऐसा डांट लगाना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें गुस्सा आया तो उन्होंने लगा दी। लेकिन ये बहुत ही एजुकेटेड इंसान थे, बहुत ही नॉलेजेबल इंसान थे। तो उन्होंने पता था कि अगर वो ऐसे गुस्सा करेंगे तो बच्चे क्या है, उनसे और दूर भागते चले जाएंगे, बच्चे उनसे प्यार नहीं करेंगे, बच्चे और दूर भागते चले जाएंगे और मजाक बनाएंगे नरेटर का, टीचर का। तो फिर उन्होंने, ये जो नरेटर थे, जो कि टीचर थे, उन्होंने एक आइडिया, खुद के इनोवेटिव आइडिया से, खुद की इनोवेटिव टेक्निक से उन्होंने एक आइडिया लगाया कि क्यों ना मैं इन बच्चों को, जो वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते थे, क्यों ना मैं उन्हें एकदम अच्छे से ट्रीट करूँ। तो क्या करते, उन्होंने क्या किया कि वो जो बच्चे थे उनको एकदम बड़ों की तरह उनके साथ बर्ताव करने लगे। बच्चों को बच्चों की तरह बर्ताव नहीं करते थे, बच्चों के साथ, वो बच्चों के साथ बड़ों की तरह बर्ताव करने लगे। रिकी ब्रेथवेट जो थे, वो जो गर्ल्स थी उनके स्कूल में पढ़ती थी, उन्हें मिस करके बुलाने लगे। मतलब अगर कोई लड़की का नाम होगा इवांस, तो उसके आगे मिस करके बुलाने लगे, मिस इवांस। बड़े लोग की तरह वो बच्चों को इज्जत देने लगे। वो जो नरेटर थे वो तो ऐसे मिस्टर करके बच्चों को बुलाने से, तो बच्चों को लगा हाँ ये सर तो हमें चिल्लाने के लिए नहीं आए हैं, ये सर तो हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं। तो बच्चों को भी बहुत अच्छा महसूस होता था, ये सब नरेटर उन्हें इज्जत देते थे। तो धीरे धीरे बच्चों को वो पसंद आने लगे। फिर बच्चे भी उन्हें प्यार से सर बुलाने लगे, टू सर विथ लव, प्यार से सर बुलाने लगे। तो फिर क्या हुआ कि ये E.R. ब्रेथवेट जो थे, रिकी ब्रेथवेट, वो है ना बच्चों को फील्ड ट्रिप्स में लेके जाने लगे, म्यूजियम्स में लेके जाने लगे, ताकि वो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखे, अच्छा अच्छा ज्ञान अक्वायर करें, हासिल करें। तो वो जो जाते थे फील्ड ट्रिप्स में, बच्चों को फील्ड ट्रिप्स में लेके जाते थे, तो उनके साथ और एक टीचर आती थी, कंपनी देती थी उन्हें, जिनका नाम था गिलियन ब्लैंचर्ड। तो ये उन्हें कंपनी देती थी। मैं बता दूं कि ये जो गिलियन ब्लैंचर्ड थी, उनका रंग गोरा था। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बुक में दिया गया है, गिलियन ब्लैंचर्ड उनका रंग गोरा था। वरना हम तो ये सब पे नहीं मानते हैं, ये सब बुलशिट है, ये सब यूजलेस है, पर यहाँ पे बताया गया है कि उनका रंग गोरा था। तो ये भी उन्हें कंपनी देती थी, ये भी फील्ड ट्रिप्स में बच्चों के साथ जाती थी रिकी ब्रेथवेट के साथ। ये उनकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, ये टीचर रिकी ब्रेथवेट की बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। कौन? गिलियन ब्लैंचर्ड। तो फिर फील्ड ट्रिप्स में लेके जाने लगे, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलते रही, तो बच्चे उनका रिस्पेक्ट करने लगे, E.R. ब्रेथवेट का, रिकी ब्रेथवेट का, नरेटर का। तो फिर क्या हुआ कि ये जो स्कूल में जो रिकी ब्रेथवेट पढ़ाते थे, वो स्कूल में हाफ ईयरली रिपोर्ट अरेंज किया जाता था। अब ये हाफ ईयरली रिपोर्ट क्या है? हाफ ईयरली रिपोर्ट का मतलब होता है कि बच्चों को, जो भी बच्चों को ये प्रेजेंटेशन देना होता है, स्पीच देना होता है सबके सामने, ये बोलना होता है कि हर एक सब्जेक्ट में उन लोग को क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, उनके टीचर उन्हें क्या क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा कैसा पढ़ा रहे हैं, उन्हें ऐसा बोलना पड़ता था। तो ये हाफ ईयरली रिपोर्ट अरेंज किया गया था 15 नवंबर को। 15 नवंबर को सब स्टूडेंट्स को बोलना था कि उनके सर उन्हें कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं। तो फिर ये जो था हाफ ईयरली रिपोर्ट, ये छोटे क्लास से शुरू होता है बड़े क्लास तक। मतलब पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड की बारी आएगी, फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स बोलेंगे उन्हें क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे अलग अलग स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स बोलेंगे कि उन्हें क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे कैसे पढ़ाया जा रहा है। तो फिर ये जो पढ़ाते थे रिकी ब्रेथवेट, उनके क्लास का नंबर सबसे लास्ट में आता था। वो सबसे बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, वो सीनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, सेकेंडरी
मतलब कि 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। तो इनके स्टूडेंट्स का नंबर, इनके क्लास का नंबर सबसे लास्ट था ये स्पीच देने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए, हर सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बोलने के लिए इनका क्लास का नंबर सबसे लास्ट में था। तो फिर इसके कारण रिकी ब्रेथवेट थोड़ा नर्वस भी थे, थोड़ा अंदर से उन्हें नर्वसनेस फील हो रहा था कि उनके स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, कैसा बोलेंगे। वो एक्साइटेड भी थे, थोड़े नर्वस भी थे, क्योंकि उनका बिहेवियर पता है कैसा था पहले, अभी चेंज आया है थोड़ा थोड़ा, तो वो कैसा बोलेंगे। तो फिर यही बताया गया। और ये जो ईयरली रिपोर्ट है जहाँ पे स्टूडेंट्स को बोलना होता है कि सब्जेक्ट के बारे में हर एक, तो फिर यहाँ पे 3 टीचर को अपॉइंट किया गया था, 3 टीचर को सिलेक्ट किया गया था, जिसका नाम था मिस्टर वेस्टर्न। फर्स्ट मिस्टर वेस्टर्न उनका नाम था, और सेकेंड टीचर का नाम था मिस फिलिप्स, और थर्ड का नाम था मिस डेल एवांस। तो ये 3 टीचर को अपॉइंट किया गया था। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स मतलब कि अगर कुछ भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उनके मन में अगर कुछ भी क्वेश्चंस आ रहे हैं स्पीच देते वक्त, या कुछ भी क्वेश्चंस उनको है, डाउट है, तो ये जो 3 टीचर है, ये 3 टीचर इनके डाउट क्लियर करेगी। तो ये ईयरली रिपोर्ट का दिन आ गया था, 15 नवंबर को ईयरली रिपोर्ट थी। तो सब स्टूडेंट्स को अपॉइंट किया गया था, सब क्लास रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कर दिए गए थे। तो इनके क्लास के रिप्रेजेंटेटिव रिकी ब्रेथवेट के क्लास के कौन थे? जोसेफ था, और जोसेफ और डेनहम, ये दोनों इनके क्लास के रिप्रेजेंटेटिव थे। कौन? जोसेफ और डेनहम। और सब सब्जेक्ट के लिए, जो कि ऐसे मैंने बोला कि एक एक स्टूडेंट को एक एक सब्जेक्ट के बारे में बोलना होगा, क्या पढ़ाया जाता है वो सब, तो फिर वो भी सिलेक्ट कर दिया गया था। 1 मिनट। तो ये भी सिलेक्ट कर दिया गया था। तो इनके ये जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ये सब और क्या क्या सब्जेक्ट के बारे में ये लोग बोलेंगे, ये सब बताया गया है। तो ईयरली रिपोर्ट जो कब था, ये याद रखना, मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार, 15 नवंबर को था। ये हमें पूछ भी सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स करके। तो पॉटर जो है वो अरिथमेटिक के ऊपर बोलता कि उन्होंने क्या पढ़ाया जा रहा है अरिथमेटिक में। सेपियानो नेचर स्टडी के ऊपर बोलता। फिर मिस पैग और जैक्सन है, ये ज्योग्राफी के ऊपर बोलने वाले थे। मिस डेर और फर्नमैन है जो फिजियोलॉजी के ऊपर बोलने वाले थे। मिस डॉट जो है वो हिस्ट्री के बारे में बोलने वाली थी। डेनहम जो है वो पीटी और गेम्स के बारे में बोलने वाला था। और मिस जोसेफ है जो डोमेस्टिक साइंस के ऊपर बोलने वाला था। ये सब सब्जेक्ट के ऊपर ये लोग बोलने वाले थे। तो ये लोग सब लोग क्या है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बोलते हैं। तो ये जो रिपोर्ट जब इनके क्लास की बारी आती है, तो सबसे पहले जोसेफ सामने आती है। मैंने कहा कि जोसेफ और डेनहम को अपॉइंट किया गया था क्लास रिप्रेजेंटेटिव की तरफ। तो ये रिपोर्ट के टाइम पे जब इसके क्लास की बारी आती है रिकी ब्रेथवेट के, तो जोसेफ सामने आता है। वो बोलता है कि हम कुछ भी पढ़ते हैं, सब सब्जेक्ट का एक ही कंक्लूजन है, एक ही हमें मैसेज मिलता है, एक ही सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है? इंटरडिपेंडेंसी ऑफ मैनकाइंड। हम जो ह्यूमंस है एक दूसरे पे निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट है। तो फिर पहले ही जोसेफ ये सब बता देता है कि हमें सब सब्जेक्ट से सिर्फ यही सीखने को मिलता है कि हम सब ह्यूमंस हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो फिर डेनहम जो है, डेनहम मैंने बताया दूसरा क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो वो ये सब स्टूडेंट्स के नाम लेता है स्टेज पर कि यहाँ पर आ जाओ। वो जो लड़कियों का नाम है बहुत रिस्पेक्टफुली रहता है कि मिस डेर, ऐसे देखो ये जो डेनहम है सबको बहुत रिस्पेक्टफुली बुलाता है। लड़कियों के नाम के आगे वो मिस करके बुलाता है स्टेज पर स्पीच देने के लिए। वो लड़कियों को कैसे बुलाता है? आगे मिस करके, मिस इवांस या कुछ भी है, मिस डॉड, ऐसे आगे मिस करके बुलाता है। तो ये सब देख के क्या रिकी ब्रेथवेट है बहुत खुश होते हैं उनके बच्चों को देख के, जो कि पहले इतने मस्तीखोर थे और अभी इतना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो फिर ये सब बच्चे लोग हैं, ये लोग सब लोग कुछ ना कुछ सब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं। तो पॉटर से शुरू होता है। ये जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ये हमें याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये मैं बता रही हूँ कि आपको ये चैप्टर में दिया गया है तो एक समझ लो। तो फिर ये पॉटर जो है ये अरिथमेटिक के ऊपर बोलता है, मैथ्स के ऊपर बोलता है पॉटर। तो क्या बोलता है स्पीच में? वो बोलता है कि हमें जो है हमने क्लास ने स्टडी किया है, वो ऐसे बोलता है हम सब क्लास ने स्टडी किया है, वेट्स और मेजर्स के बारे में हमने पढ़ा है, फिर
किलोग्राम के ऊपर पढ़ा है, पाउंड के बारे में पढ़ा है, ये मैक्स में जो आते हैं ना किलोग्राम, पाउंड, मीटर और फुट, तो यही वो बोलता है कि हमने ये सब के बारे में पढ़ा है। और कंक्लूजन में आता है कि ये जो सब चीज़ें हैं किलोग्राम, पाउंड, ये सब पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है, सब तरीके के लोग ये सब यूज़ करते हैं किलोग्राम, ये जो वेट्स मेजर्स हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें इंटरडिपेंडेंसी कि हम जो यूज़ कर रहे हैं, एक कंट्री जो किलोग्राम, पाउंड जो यूज़ करे वो दूसरे कंट्री भी यूज़ करे, पूरे वर्ल्ड में ये सब यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे हमें यूनिटी दिख रही है, दिख रहा है ना। तो ये इतना ही बोलता है। पॉटर जो है वो बोलता है कि हमने वेट्स के बारे में पढ़ा, किलोग्राम, मीटर के बारे में पढ़ा, और ये सबसे हमें पता चलता है कि पूरे वर्ल्ड में ये सब चीज़ें यूज़ की जाती है, किलोग्राम, पाउंड, पूरे वर्ल्ड के लोग, डिफरेंट पीपल्स यूज़ करते हैं ये सब चीज़ें। फिर दूसरा सब्जेक्ट था, फिर दूसरा क्या था, सेपियानो है, सेपियानो जो नेचर स्टडी के बारे में बोलता है। तो नेचर स्टडी के बारे में क्या बोलता है कि जो कि क्लास के लोगों ने पेस्ट के बारे में उन्होंने जाना, तो वो पेस्ट के बारे में बोलता है। पेस्ट मतलब कीड़े के बारे में। वो बोलता है कि हमने बहुत कुछ पढ़ाई की डिफरेंट जात के कीड़ों के बारे में, जैसे वीट के ऊपर जो एक कीड़ा आता है ब्लैक रॉट करके, जिसका फोटो मैंने डाल दिया है। तो ये जो ब्लैक रॉट करके वीट के ऊपर कीड़ा आता है, फिर बॉल विविल करके कॉटन के ऊपर कीड़ा आता है, बॉल विविल नाम का कीड़ा कॉटन के ऊपर देखने को मिलता है। और ये जो बीटल होता है, कोलोराडो बीटल, ये एक बीटल का नाम है, कीड़े का नाम है। जो कोलोराडो बीटल है वो हमें पोटैटोज में देखने को मिलता है। तो ये सब जो कीड़े हैं, इसका रिसर्चेस बहुत सारी कंट्रियों ने मिलकर किया है। तो ये लोग ने क्या पढ़ा, पहले क्लास में ये लोग ने पढ़ा बहुत सारे कीड़ों के बारे में, और ये जो कीड़े के रिसर्चेस है वो रिप्रोडक्शन उनका कैसे होता है, उनका बिहेवियर, ये माइग्रेशन कैसे करते, एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे देखने को मिलते हैं, अलग अलग जगह पे हमें कीड़े देखने को मिलते हैं, तो कैसे मिलते हैं। तो ये सब रिसर्च है ना बहुत सारी कंट्रियों ने मिलकर किया है। फिर से बताया गया, बहुत सारी कंट्री, डिफरेंट कंट्री ने मिलकर ये सब रिसर्च किया, ये पेस्ट के बारे में, कीड़ों के बारे में रिसर्च किया है। तो यही बताया गया है कि ये जो कीड़े हैं, ये कीड़े बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। हमें पता है कि पेस्टिसाइड्स, ये पेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं चीज़ें को ऐसे अच्छे तरीके से रखने के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए लास्ट करने के लिए। तो ये कीड़े बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो ये सब जो कीड़े की ये जो स्टडी है बहुत सारी कंट्री ने मिलकर की है कि वो लोग का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे आते हैं। तो सेपियानो ने यही नेचर स्टडी के बारे में बताया कि जो कि उन्होंने पेस्ट के बारे में की है, कीड़ों के बारे में। फिर मिस पैग और जैक्सन जो है वो ज्योग्राफी के बारे में बोलते हैं, ज्योग्राफी के बारे में। तो फिर पहले जैक्सन बोलता है, जैक्सन, एक सेकेंड, ये जैक्सन बोलता है कि ये जो अर्थ सरफेस में है ये मिनरल डिपॉजिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जैसे कि प्रोडक्शन किया जाता है, अलग अलग चीज़ें उगाई जाती है। मतलब जो जगह पे जो चीज़ अच्छे से उगती है, मतलब एप्पल अगर पर्टिकुलर प्लेस पे अच्छे से उगते हैं तो वो पर्टिकुलर प्लेस पे ही उगाए जाते हैं। संतरे, नागपुर के संतरे फेमस है तो नागपुर में उगाए जाते हैं। तो वही प्रोडक्शन जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ का किया जाता है, ये बताया गया है। और कैसे बताया गया है कि हाउ अ कंट्री रिच इन वन वॉज डिफिशियंट इन दी अदर। मतलब जो कंट्री में एक चीज़ बहुत अच्छे से उगी जाती है, लेकिन हम वो चीज़ अगर कहीं और उगाना चाहते हैं तो वो नहीं उगा पाते हैं। कोई चीज़ होती है जो ठंडी जगह पर बहुत अच्छी उगती है और दूसरे जगह पर अच्छे से वो उग ही नहीं सकती, उसका उगना इम्पॉसिबल है गर्मी के जगह पे। तो ऐसे ही बताया गया कि एक कंट्री रिच इन वन एंड द अदर वॉज डिफिशियंट इन द अदर। फिर जैक्सन ने सिर्फ इतना ही बताया गया है कि मतलब अलग अलग जगह पर कंट्री में, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग चीज़ें कैसी उगाई जाती है। तो फिर हमें पता लगता है कि सब जो है सब कंट्रीज एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहती है एक एक प्रोडक्ट के लिए। अगर मेरे यहाँ पे संतरे अच्छे उग रहे हैं तो मैं फिर संतरे दूसरे कंट्री में दूंगी। तो ऐसा ही है कि एक कंट्री जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, निर्भर होती है। फिर पैग जो है, ये पैग और जैक्सन ज्योग्राफी दोनों मिलके बोलने वाले थे ना ज्योग्राफी के बारे में, तो जैक्सन ने ये जो प्रोडक्शन के बारे में बोल दिया। फिर पैग जो है वो बोलता है
कि ह्यूमन को जो जो प्रॉब्लम सहनी पड़ी है पोस्ट वॉर में मतलब वॉर के बाद जो जो प्रॉब्लम सहनी पड़ी है लोगों को, उसके बारे में वो बोलता है कि कपड़ों की जो प्रॉब्लम सहनी पड़ी है, खाने की प्रॉब्लम सहनी पड़ी है, घर की प्रॉब्लम सहनी पड़ी है, ये वॉर ने कितने लोग का नुकसान करके रख दिया, तो लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम सहनी पड़ी। तो उसने वो बोला और उन्होंने ये भी बोला आगे, उसने रेफ्यूजीज, स्टेटलेस, अनवांटेड लोगों के बारे में भी बोला। रेफ्यूजीज का मतलब होता है कि जो जिसे कंट्री से निकाल दिया गया हो, मतलब एक कंट्री से उसे निकाल दिया गया हो तो वो दूसरे कंट्री में भटकते हैं, होमलेस की तरह घूमते हैं। तो फिर जैसे कि मैं ब्रिटिश की हूँ तो मुझे ब्रिटिश से मतलब मैं ब्रिटिशर हूँ तो मुझे वहाँ से निकाल दिया गया है, तो उसे रेफ्यूजीज कहेंगे। मतलब अनवांटेड, स्टेटलेस, ये सब लोगों के बारे में उन्होंने बताया जिसके पास घर नहीं है। और यूनिसेफ जो है, जो कि एफर्ट्स ले रही है, ये लोग को हेल्प कर रही है, ये सब उसने बताया। बस तो हमने देखा कि ये जो है, कहाँ थे हम, ये जैक्सन ने क्या बताया, पहले हमें उसने बताया प्रोडक्शन के बारे में कि एक जगह पे एक चीज़ अच्छे से ग्रो हो रही है तो फिर वो चीज़ ऐसा नहीं है कि दूसरे जगह पर भी अच्छे से ग्रो होगी, तो दूसरी जगह पे अच्छे से ग्रो नहीं होती है, एक जगह पे अच्छे से ग्रो होती है। तो जिसके कारण हम ह्यूमंस जो है एक दूसरे कंट्री पे निर्भर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं प्रोडक्ट के लिए। फिर वो जो है नीचे पैग ने बताया हमें कि मिस पैग ने बताया कि जो कि ये वॉर के कारण जो कि लोगों ने प्रॉब्लम्स फेस किए, वॉर ने सबको तबाह करके रख दिया, तो उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की ह्यूमंस ने, तो ये सब उसने बताया। जो कि अनवांटेड है, जो लोगों को कोई चाहता नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम सही वो बताया मिस पैग ने। तो फिर यहाँ तक हमने देखा, तो पहले हम रिकॉल कर देते हैं। तो हमने देखा, एक सेकेंड, हाँ, तो मिस ये पॉटर ने जो है ये अरिथमेटिक के बारे में बोला था कि वेट्स, मेजर्स, किलोग्राम ये पूरे दुनिया में यूज़ किए जाते हैं। फिर नेचर स्टडी के बारे में सेपियानो ने बोला था, जो कीड़ों के बारे में उन्होंने पढ़ाई की, जो कीड़ों के बारे में, अलग अलग प्रकार के कीड़ों के बारे में उन्होंने जाना। और ये जो कीड़े हैं इनका रिसर्च किया गया है, बहुत सारी कंट्री ने मिलकर उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की है, रिसर्च किया है। तो ये नेचर स्टडी के बारे में इसे बोला। मिस पैग और जैक्सन ने ज्योग्राफी के बारे में बोला, मैंने बताया। जैक्सन ने ज्योग्राफी में बोला कि एक कंट्री में एक चीज़ अच्छे से उगाई जाती है तो दूसरे कंट्री में वो प्रॉब्लम हो सकती है, डिफिशिएंट, कमी हो सकती है वो प्रोडक्ट की। फिर मिस पैग ने बोला कि जो कि वॉर के बाद लोगों ने जो जो प्रॉब्लम्स फेस की वो सब चीज़ के बारे में बोला। फिर ये मिस डेयर और फनमैन में फिजियोलॉजी के बारे में बोला, ये दोनों ने मिलके फिजियोलॉजी के बारे में बोला। तो इन्होंने क्या बोला वो हम देखते हैं, शॉर्ट में देखते हैं। तो फिजियोलॉजी में वो लोग ने क्या किया कि एक स्केलेटन उन्होंने बताया। स्केलेटन उसने बताया, ये जो यहाँ पे दिया गया है, तो ये जो फर्न मैन है इसने स्केलेटन का एक लाया और फिर वो बोलने लगा। फिर उसने स्पीच दी, उसने कहा कि हम जब स्केलेटन देखते हैं तो हम ये पता नहीं लगा सकते कि ये इंसान जो है ये गोरा होगा या काला होगा, या फिर ये चाइनीज़ है, ये फ्रेंच है, या जर्मन है, या ग्रीक है, ये कहाँ का है, ये हमें पता नहीं चलता है स्केलेटन को देख के। इसका रंग भी हम पता नहीं लगा सकते हैं कि ये ब्लैक होगा या वाइट होगा, यहाँ पे दिया गया है। हम स्केलेटन को देख के पता लगा सकते हैं क्या वो ब्लैक होगा या वाइट, नहीं लगा सकते। तो यही वो बताता है। तो इसमें यही बताया गया कि हम सब ह्यूमन सेम होते हैं, सिर्फ हमारा थोड़ा भगवान ने थोड़ा एडिशन किया है, थोड़ा अलग अलग बना दिया है, लेकिन हम सब सेम हैं। ये स्केलेटन को देख के हमें पता चलता है कि हम सब सेम हैं। स्केलेटन को देख के हम पता नहीं लगा सकते कि वो कहाँ का है, वो चाइनीज़ है, फ्रेंच है, जर्मन है, या फिर वो काला या गोरा है। तो इससे वो कंक्लूजन में आया। तो इसे फिजियोलॉजी समझाया स्केलेटन के मदद से। फिर आगे जाके ये मिस डेयर और फनमैन दोनों मिल के फिजियोलॉजी समझाने वाले थे, तो उसने स्केलेटन के हिसाब से समझाया फर्न ने। तो अभी ये जो डेयर है
ये समझाता है ह्यूमन को, जो प्रॉब्लम्स ह्यूमन फेस करते हैं, जो प्रॉब्लम्स ह्यूमन को सहते हैं, जैसे डिजीजेस, ये सब प्रॉब्लम्स ह्यूमन को बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, ये प्रॉब्लम्स उन्हें सहना पड़ता है, डिजीज़ आती है, तो ये प्रॉब्लम्स के बारे में उसने बताया कि हम जो ह्यूमन के पास एक एडवांटेज होता है कि हम नॉलेज जो है, हमारा ज्ञान है, इंटरचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे को अपना ज्ञान दे सकते हैं, हम दूसरे को एडवाइस दे सकते हैं, असिस्टेंस दे सकते हैं, सहानुभूति दे सकते हैं, तो ये सब उसने बताया। तो ये दोनों ने मिलकर, फन और डेर ने मिलकर फिजियोलॉजी के बारे में बताया, जहाँ पे फन ने स्केलेटन का मदद से समझाया कि स्केलेटन को देखकर हम नहीं बता सकते कि ये काला होगा या गोरा होगा, तो वैसे ही हम सब सेम है, वी आर ऑल इक्वल, उसे ये समझाया। फिर डेर ने जो ह्यूमन के प्रॉब्लम्स होते हैं, डिजीज उन्हें सहना पड़ता है, ह्यूमंस को एक एडवांटेज होता है कि हम अपना ज्ञान एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, नॉलेज, तो ये सब उसने बताया। फिर नेक्स्ट था डॉड ने किसके बारे में बताया, हमने देखा हिस्ट्री, तो ये डॉड ने हिस्ट्री के बारे में बताया और डेनहम ने पीटी गेम्स के बारे में बताया। तो देख लेते हैं हिस्ट्री में उसने क्या बताया कि, तो हिस्ट्री में उसने बोला कि जो क्लास में उन्होंने पढ़ा था रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड, तो उसने रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड जो कि उन्होंने क्लास में पढ़ा था, उसने वो सब बताया कि जब इंग्लैंड को कितना सारा तकलीफ़ें सहना पड़ा, कि कितने सारे लोग थे उनके स्ट्रगल्स के बारे में बताया, कि उन्हें जॉब नहीं मिलती थी, क्लैरिकल डोमिनेशन, उन्हें जो कि स्ट्रगलफुल लोग थे उन्हें जॉब नहीं मिलती थी, तो उनके स्ट्रगल्स के बारे में उसने बताया, उनके एफर्ट्स के बारे में बताया, तो ये सब उसने बताया। फिर डेनहम जो है, डेनहम ने पीटी और गेम्स के बारे में बताया। उसने बताया कि जो हमारा जनरली पीटी जो हमें पढ़ाई जाती है, करवाई जाती है, वो एकदम यूजलेस है, एकदम पॉइंटलेस है, हमें उससे सीखने को कुछ मिलता ही नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, ऐसा डेनहम बोलता है। तो फिर वो बोलता है कि क्यों ना ऐसी कुछ गेम्स रखी जाए जैसे स्टूडेंट्स को उससे बेनिफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। ये जो डेनहम था वो एक ट्रेंड बॉक्सर था, तो वो ऐसे कुछ अच्छी गेम रखना चाहता था, ऐसी कुछ अच्छी गेम हो स्कूल में, ऐसा वो चाहता था। तो पता है कि हमें, मैंने पहले ही बोला कि 3 टीचर्स अपॉइंट की गई थी, मिस्टर वेस्टन, मिस फिलिप्स और मिस डेल इवांस, जो कि स्टूडेंट्स के डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो डेनहम का जो डाउट था कि ऐसा वो बोल रहा था कि पीटी की गेम्स होनी चाहिए, कुछ अच्छी गेम्स होनी चाहिए, ना कि यूजलेस जो कि हमें बिल्कुल हेल्प भी नहीं होगी आगे चल के। तो फिर इसके ये जो उसने ऐसा बोला कि ये गेम्स होनी चाहिए, तो इससे मिस्टर वेस्टन जो कि पहला टीचर है, उसे तुरंत ना बोल दिया गुस्से में, उसने बोला कि नहीं, ये सब नहीं हो सकता है। लेकिन टीचर जो है मिस फिलिप्स, वो ना बोल देती है, वो बोलती है कि जो भी ये सब डिसाइड किया गया है, ये पैटर्न बनाया गया है, ये तुम ये स्कूल छोड़ के जाओगे तो तुम्हारे लिए ही हेल्पफुल होगा, और अब तुम जो पीटी का गेम कर रहे हो, हम अभी तुम्हें जो करवाया जा रहा है, ये मुझे पता है कि तुम्हें नहीं पसंद है, लेकिन वो तुम्हें करना चाहिए, कभी कभी तुम्हें वो भी चीज़ करनी चाहिए जो तुम्हें पसंद नहीं है, ये तुम्हें आगे चलकर हेल्पफुल होगी। तो मिस फिलिप्स उन्हें बहुत कुछ समझाने का कोशिश करती है, एकदम अच्छे से उसे समझाती है, ना कि मिस्टर वेस्टन जो कि टीचर थे उसने तुरंत ही ना बोल दिया, लेकिन मिस फिलिप्स जो है उसे एकदम शांति से समझाती है सब कुछ डेनहम को, कि जो टाइम टेबल है वो सब में अगर हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को ये हेल्पफुल नहीं होगा पीटी का गेम्स, ये सिर्फ तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। तो फिर डेनहम क्या करता है कि वो चुपचाप टीचर का फिर बात मान लेता है, उनका पॉइंट रिस्पेक्ट करता है। तो ये सब देखकर जो है बहुत खुश हो जाते हैं रिकी ब्रेथवेट, उनके टीचर, कि डेनहम जो है वो टीचर का रिस्पेक्ट कर रहा है, उनकी बातें भी मान रहा है। तो यही सब बताया गया है ये चैप्टर में। आगे और एक पॉइंट है वो मैं समझाती हूँ, लेकिन हमने अब तक क्या देखा कि ये जो फर्स्ट है, जो रिकी ब्रेथवेट ऑयल रिफाइनरी डिपार्टमेंट में काम करते थे, फिर अचानक से उन्हें वहाँ पे काम करना पड़ा, रॉयल एयरफोर्स ज्वाइन करना पड़ा, फिर रॉयल एयरफोर्स को सर्व करते थे, उन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट दी जाती थी। लेकिन ये 1945 तक वर्ल्ड वॉर चला, तो फिर ये सब तब तक उन्हें काम मिला। फिर 1945 को आधे लोग को ये रॉयल एयरफोर्स से निकाल दिया गया था, जिसमें रिकी ब्रेथवेट को भी निकाल दिया काम पे से।
तो फिर रिकी ब्रेथवेट को जॉब बहुत सर्च करनी पड़ी, उन्हें जॉब नहीं मिलती थी। वो इंजीनियर थे, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे, लेकिन फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिली उनके ब्लैक कलर के कारण, उनके काले रंग के कारण। फिर उन्हें एक टीचर का जॉब मिलता है ग्रीनस्लेट स्कूल में, जहाँ के बच्चे बहुत शरारती होते हैं, जिन्हें दूसरे स्कूल से निकाल दिया गया होता है। स्टार्टिंग में वो बच्चे उनका बहुत मजाक बनाते हैं, लेकिन फिर जो रिकी ब्रेथवेट है वो अपना इनोवेटिव आइडिया लगाते हैं और बच्चों को बड़ों की तरह उनसे बर्ताव करने लगते हैं, मिस और मिस्टर करके बुलाने लगते हैं। फिर बच्चे लोग भी उन्हें फिर प्यार से सर करके बुलाने लगते हैं। फिर ये जो रिपोर्ट का दिन होता है, हाफ ईयरली रिपोर्ट, उन्हें बताना पड़ता है बच्चों को कि क्या सब्जेक्ट में उन्होंने क्या क्या पढ़ा। तो सब बच्चे बताते हैं ये सब उन्होंने क्या क्या पढ़ा, एकदम अच्छे से बताते हैं सब कुछ। तो फिर ये सब देख के रिकी ब्रेथवेट बहुत खुश हो जाते हैं। वो अपने आप में उन्हें सुकून मिलता है। वो बोलते कि हाँ, मैं कुछ अच्छा कर पाया, इनके ज़िंदगी में मैं कुछ चेंजेस ला पाया। वो कितने मस्तीखोर थे और अभी कितने इम्प्रूव हो गए हैं, कितने कॉन्फिडेंट हो गए हैं, कितना उनके में वो स्टूडेंट्स में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। तो वही यहाँ तक बताया गया है। और फिर एक चीज़ भी बताई गई है कि ये जो कॉलोनियलिज़म है, ये जो कॉलोनियलिज़म ने रिकी ब्रेथवेट को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट किया है। अभी कॉलोनियलिज़म क्या होता है कि एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री को गुलाम बना देती है। तो फिर ये कॉलोनियलिज़म ने बहुत अफेक्ट किया है रिकी ब्रेथवेट को। हमें पता है कि इंग्लैंड ने जो है बहुत सारी कंट्रीज़ को गुलाम बनाया था। वो राज करने जाती थी अलग अलग कंट्रीज़ में। हिंदुस्तान भी कभी किसी का गुलाम था, अमेरिका भी था। फिर सबसे ज़्यादा कॉलोनियलिज़म, ये सब गुलामी, ये सब चीज़ों ने किसको अफेक्ट किया है? अफ्रीका को अफेक्ट किया है सबसे ज़्यादा। तो रिकी ब्रेथवेट को हर कदम पे ये जो कॉलोनियलिज़म ने अफेक्ट किया है, उनके काले रंग के कारण उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाता था, डोमिनेट किया जाता था हर एक स्टेप के कारण। वो खुद को एक ब्रिटिशर मानते थे। रिकी ब्रेथवेट खुद को एक ब्रिटिशर मानते थे, लेकिन फिर उन्हें ब्रिटिशर से नफरत होने लगी, क्योंकि उन्हें जगह जगह पर ये जो हर एक कदम पर ब्रिटिशर ने रिकी ब्रेथवेट का और जो भी ब्लैक लोग थे उनका जीना हराम कर दिया था। तो इन्हें ब्रिटिशर से नफरत होने लगी। तो यही चैप्टर में हमें यही सब बताया गया है। और ये चैप्टर इसलिए इतना बड़ा है कि यहाँ पे हमें जो स्टूडेंट्स ने क्या क्या बोला अपने हाफ ईयरली रिपोर्ट में, किसी ने ज्योग्राफी के बारे में बोला, किसी ने नेचर स्टडी के बारे में बोला, तो ये सब बताया गया है। इसके कारण ये चैप्टर बड़ा लगता है, वरना कि ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। यहाँ पे सिर्फ यही बताया गया कि जो स्ट्रगल है, जो कि ब्लैक लोग को सहना पड़ता था पहले, तो यही बताया गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन इवन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।